तो D.Ed फर्स्ट ईयर का जो है हमारा पहला पेपर हो चुका है, पेपर कोड 801 और इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स के जो है मैंने आंसर जो है निकाल लिए हैं और आपके सामने रख रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो MCQ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके पेपर में नंबर लाने के लिए MCQ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने 2 सीरीज़ चलाई थी MCQs की, तो लगभग सारे के सारे MCQ वहीं से फंसे हैं। देखिए मैं एक-एक क्वेश्चन को बताता चलूँगा, कौन सा MCQ कहाँ से आया है और आप समझ भी पाएँगे। तो देखिए रिक्त स्थानों से हम शुरू करते हैं। तो पहला हमसे जो बाल्यावस्था और बाल विकास में MCQ पूछा गया, वह था कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है और यह हमने कम से कम 2 या 3 बार रिपीट कर लिया था। परिवार या घर ही बालक की जो है प्रथम पाठशाला होती है, क्योंकि बालक सबसे पहले जो चीज़ें सीखना शुरू करता है वह घर या परिवार से ही करता है। तो उम्मीद है 1 नंबर आपका यहाँ से आ गया होगा। यदि आपने मेरी सीरीज़ देखी है तो डेफिनेटली आ गया होगा। और इसके बाद है दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षणिक संस्थान कौन-सा हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक संस्थान से मतलब है जो उन्हें कुछ तरीके की शिक्षा दे सके और कैसे बालक जो अंधे बालक हैं। तो सबसे अच्छा संस्थान इसके लिए आप ब्रेल लिपि को लगा सकते हैं। ब्रेल लिपि आपने कई बार सुना होगा, लुइस ब्रेल ने इसको जो है बनाया था, जिसमें कि 6 पर डॉट होते हैं और स्पर्श के माध्यम से जो है बच्चा भाषा को सीख पाता है। तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम यह क्वेश्चन भी कर चुके हैं, यानी कि दोनों के दोनों पहले दोनों कोटि हम कर चुके हैं। इसके बाद सूक्ष्म गति कौशल में विकास की आयु क्या है? अब देखिए सूक्ष्म गति कौशल मैं आपको समझा चुका था, तो आप उस हिसाब से इसको लगा भी सकते हैं कि जो कम मांसपेशियों का उपयोग होता है तो वह स्किल्स कब से विकसित होने लगती है? तो यह जो है 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु में विकसित होने लगती है। एक क्वेश्चन यदि आप कहें कि चलो ठीक है, हमने नहीं पढ़ा लेकिन हमने सूक्ष्म गति कौशल तो समझ लिया था, तो हम उस हिसाब से इसका जो है आयु का अंदाज़ा लगा कर इसको आ सकते थे। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वह था कि बालक और उसके जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमने किया है। हमारी जो ऑब्जेक्टिव MCQ की सीरीज़ थी जिसमें मैंने इस सब्जेक्ट के 2 वीडियो बनाए हैं। इन दोनों वीडियो में से एक वीडियो में हमने यह भी किया है और इसका जो कारण होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण, या फिर आपने यदि इसमें एक ट्विस्ट भी है, यदि आप यहाँ पर परिवार भी लगा कर आए हैं तब भी आपका आंसर सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण और परिवार भी इसमें आ सकता है। तो आप अपने नंबर मिलाते रहिएगा। और अगला जो OT पूछा गया है रोग से था और मैंने आपसे बताया भी था कि एक क्वेश्चन रोग से जरूर आएगा। इस बार फिर से आयोडीन ही रिपीट हो गया। पिछली बार भी आयोडीन से ही क्वेश्चन आया था। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर रोग हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमारा गला जो है सूज जाता है या काफ़ी मोटा हो जाता है। तो एक क्वेश्चन भी हमने कर चुके हैं। तो देखिए हमने 5 जो रिक्त स्थान आए इनमें से 4 तो हमने पढ़ ही लिए थे। और कैसे पढ़ लिए थे भाई? 1 घंटे की वीडियो होगी जिसमें 125 से MCQ मैंने कराए होंगे और एक वीडियो होगी 30 या 40 मिनट की जिसमें हमने प्रीवियस ईयर 2020 से लेकर 25 के क्वेश्चन किए थे। तो मात्र 1.5 घंटे या 2 घंटे भी मान सकते हो। तो इसमें यदि आपने यहाँ पर पहले ही रिक्त स्थानों में 4 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप कितने आगे चले गए उन लोगों से, आप खुद समझ सकते हो उस बात को। उम्मीद है आपने यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर किए होंगे और आपने कितना स्कोर किया आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अब हम अगले देखते हैं और अगले हम देखेंगे, वो देखेंगे हम एक वाक्य में उत्तर को। एक वाक्य में उत्तर कैसे आए थे? जैसे वृद्धि से क्या तात्पर्य है पूछा गया था, तो वृद्धि में आपको समझा चुका था। तो वृद्धि से क्या तात्पर्य है? यदि आपने कुछ इस तरीके से लिखा है कि वृद्धि से तात्पर्य है बालक की लंबाई, शरीर, वजन, अंगों के आकार में होने वाला मात्रात्मक और संरचना परिवर्तन, जिसे हम माप सकते हैं, वह वृद्धि है। तो जाहिर सी बात है आपने यदि यहाँ पर यह भी लिखा है कि बालक के जो शारीरिक अंगों में जो वृद्धि जो परिवर्तन होता है उसी वृद्धि कहते हैं, तब भी आपका 1 नंबर सुधर गया है। इसके बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आया, कौशल सुधार की कोई 2 विधियों को समझाना था। तो कौशल सुधार, यहाँ पर कौशल से मतलब स्किल होता है और जब हम बाल्यावस्था और बाल विकास में स्किल्स की बात करते हैं तो वह स्किल होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, यानी कि LSRW। तो उनको सुधार की कोई 2 विधियां हमें बतानी थी। तो देखो पढ़ाई से संबंधित आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे लगातार प्रैक्टिस करना, निरंतर अभ्यास एक विधि हो सकती है स्किल्स को सुधारने की। इसके अलावा उचित मार्गदर्शन मिलना या प्रतिपुष्टि या उचित फीडबैक मिलना, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने कोई तर्कपूर्ण इसमें जो है पॉइंट बना के लिख दिए हैं तो आपके 1 नंबर यहाँ से भी निश्चित हो गया है। घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद देखिए अगला पूछा गया खेल का अर्थ स्पष्ट करना था। तो खेल का अर्थ भैया हम कई बार कर चुके हैं, हमने मतलब एमसीक्यू में इसको कम से कम 2 या 3 बार रिपीट किया होगा कि खेल क्या है, खेल कितने, खेल के प्रकार कितने हैं। तो इस तरीके से हमने इसको किया। तो क्या है, बिना किसी बाहरी दबाव के की जाने वाली जो स्वाभाविक क्रिया होती है उसी को हमने खेल कहा है। यानी कि ऐसा कोई बाहरी दबाव नहीं है और हम स्वाभाविक रूप से खेल रहे हैं, जिससे कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता आती है, हमारे इमोशंस में जो है नियंत्रण आता है, या हमारे संवेगों में जो नियंत्रण आता है उसी ही हमने खेल कहा है। तो इस प्रकार से आपने परिभाषा लिखी है, तो 1 नंबर आपका यहाँ से भी निश्चित है। इसके बाद देखिए प्रतियोगिता के प्रकार पूछे हैं, प्रतियोगिता के प्रकार पूछे हैं इसने। तो यहाँ पर शायद मैंने पढ़ने में पहले मिस्टेक कर दी है, मैंने सोचा इसमें प्रतियोगिता के कोई दोष वगैरह वगैरह पूछे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अत्यधिक मानसिक तनाव और ईर्ष्या प्रतियोगिता के कारण हो जाती है। तो ये मैंने जो है इसकी दोष लिखे हैं, यहाँ पर प्रकार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है आंसर अलग होगा। चलिए अगला देखते हैं, बाल श्रमिकों की समस्याओं को बताना था। तो बाल श्रमिकों की समस्या आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। बाल श्रमिकों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, उनका शारीरिक व मानसिक शोषण होता है और वे कुपोषण से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसको भी आपने उम्मीद है हाँ एक वाक्य में उत्तर सभी ऐसे आए थे कि यदि आप थोड़ा तर्कपूर्ण ढंग से इनको लिख के आए हैं तो आपके 5 के 5 नंबर यहाँ से भी निश्चित हो चुके हैं। चलिए अब हम सही विकल्प को देखते हैं, किस प्रकार के सही विकल्प थे और उनके क्या आंसर थे। जैसे पहला ही पूछा है, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का क्या अर्थ होता है। तो क्या शारीरिक विकास होता है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन होता है, क्रियाशीलता से मतलब है इसका, या अभिवृद्धि और विकास से। तो देखो कई बच्चों ने इसमें सी आंसर लगाया होगा, मैं यह नहीं कहूँगा कि सी आंसर गलत है, लेकिन इसका जो सबसे सटीक आंसर शारीरिक विकास से संबंधित होना चाहिए, और सी भी आंसर इसका सही है। थोड़ा मुझे डाउट भी है इसमें, तो आप इसको अपने हिसाब से बताइए आपने इसमें कौन सा आंसर लगाया। देखो क्रियाशीलता नहीं होगा, और मोटिवेशन परिपक्वता से संबंध नहीं। परिपक्वता का मतलब होता है जब व्यक्ति एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जहां वह अपने इमोशंस पर काबू पा लेता है, अपनी जो शारीरिक वृद्धि है वो पूर्ण रूप से या पर्याप्त कर चुका होता है, इस तरीके का जो है उसको परिपक्वता के श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा या तो अभिवृद्धि एवं विकास है या फिर शारीरिक विकास है। ज़्यादा मुझे अभिवृद्धि एवं विकास लग रहा है, तो आप देखिएगा कि इसका क्या आंसर सही मानता है बोर्ड। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट गामक कौशल में क्या निहित होते हैं। तो विशिष्ट से यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। विशिष्ट से यहाँ पर एक अलग शब्द दे दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा वही गया है कि जो ग्रोस मोटर स्किल होती है, यानी जिनमें ज़्यादा मांसपेशियों का उपयोग होता है, वो पूछी गई हैं आपसे। और यदि आप इसको ऑप्शन से भी देखते तब भी आप आसानी से कर पाते। जैसे देखो चित्रकला और छपाई के इसमें कम मांसपेशियाँ उपयोग होती हैं। झूलना, इसमें तो आप सिर्फ बैठे हो और झूल रहे हो, तो इसमें भी कम मांसपेशियाँ हैं। शरीर को घुमाना, इसमें भी कम मांसपेशियां हैं अपेक्षाकृत। उछलना और कूदना, यदि आप उछलोगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, कूदोगे तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। तो यहाँ पर जो ग्रोस मोटर स्किल होगी यानी कि विशिष्ट गामक कौशल होगा, उसमें उछलना और कूदना आएगा। तो यदि आपने ये आंसर लगाया तो सबसे सटीक आंसर है आपका। उम्मीद है आपने यही आंसर लगाया होगा। इसके बाद देखिए, अंतःक्रिया प्रक्रिया होती है, यानी कि जो अंतःक्रिया की प्रक्रिया होती है वह कितनी प्रकार की होती है, दोमुखी, बहुमुखी, और या ध्रुवीय या त्रिमुखी। तो यह जो है त्रिमुखी होती है, या जॉन डीवी द्वारा कही गई बात थी। ये थोड़ा ऑप्शन देखो 1 या 2 तो थोड़े अलग आ ही जाते हैं हमारे एमसीक्यूज में, शायद हमने ये नहीं किया, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा। तो 1 तो या 2 तो अलग आने ही थे। तो इसका जो आंसर है त्रिमुखी है, और इसे जॉन डीवी ने बताया था। हमने जॉन डीवी हालांकि एमसीक्यू में किए हैं, तो हो सकता है हमने यही भी किया हो। त्रिमुखी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जॉन डीवी के अनुसार त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी माना गया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। यानी ये तीन ध्रुव कौन कौन से हैं इसके, एक तो हो गया शिक्षक, एक हो गया विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी, और एक हो गया उसका करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। तो इसे जॉन डीवी ने बताया था, अंतःक्रिया की प्रक्रिया त्रिमुखी होती है। तो उम्मीद है आपने यही आंसर लगाया होगा और आपने 1 नंबर और बढ़ाया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी मीडियम वाले बहुत कन्फ्यूज हो गए होंगे। आक्रमणता शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से लिया। जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया या किसी दूसरी भाषा के, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो लैटिन भाषा है इसी से अंग्रेजी बनी है। तो जो लैटिन भाषा है यह अंग्रेजी से मिलती जुलती हुई, जैसे संस्कृत से हिंदी बनी है, ऐसे ही लैटिन भाषा से अंग्रेजी बनी है। यानी कि ये रोमन लिपि में लिखी जाती हैं, तो इनकी जो लिपि है एक जैसी रहती है। तो आपको यहाँ से ना करते हुए इस क्वेश्चन को देखना था इंग्लिश में। तो आप यहाँ पर देखेंगे 4था नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज द टर्म अग्रेशन अग्राइव। तो देखो अग्रेशियो,
प्रोग्रेसियो, रिग्रेसियो, डिप्रेसियो। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि अग्रेसियो से बना होगा अग्रेशन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका आक्रामकता होगा। हिंदी में यदि इसका देखा जाएगा तो आक्रामकता देखा जाएगा। हालांकि ये हिंदी में लिखना ही इनकी गलती थी, इन्हें इंग्लिश में ही लिखना था यदि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, चलो बच्चों को कन्फ्यूज कर दिया होगा। हिंदी मीडियम वाले जो थोड़े समझदार होंगे उन्होंने इंग्लिश में देख के आसानी से बना लिया होगा। छात्र गैर हाजिरी का कारण क्या? अब देखो यहाँ पर भी बच्चे कन्फ्यूज हुए। देखो दंड और भय, हाँ इससे भी बच्चे डर डर की वजह से या फिर दंड पाने की वजह से अनुपस्थित हो सकती हैं। घरेलू प्रताड़ना, यदि उन्हें घर पर मारपीट मिल रही, लेकिन घरेलू प्रताड़ना से गैर हाजिरी का तो मुझे संबंध ठीक नहीं लग रहा। फिर भी आप इसको मान सकते हो। अज्ञानता भी हो सकता है क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, तो भाई स्कूल के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, विद्यालय के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो होता ही है। और एक है बीमारी। तो अब हमें जो चारों ऑप्शन है इनमें से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो बहुत ही ज़्यादा सटीक हो, यानी कि अन्य तीन ऑप्शन को वो दबा दे। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें, बीमारी। देखो छात्र गैर हाजिरी का एक कारण बीमारी हो सकता है, और जब व्यक्ति या बच्चा बीमार है तो आप चाहकर भी उसे विद्यालय नहीं ला सकते। लेकिन यदि दंड या भय की वजह से बच्चा नहीं आ रहा है तो आप सुधार कर सकते हैं उसमें। आप दंड, यदि उसे दंड का भय है तो आप दंड दे ही क्यों रहे हैं, बच्चों को दंड देना नहीं है। उसे यदि किसी चीज़ का भय है तो उसे रोक सकते हैं, तो छात्र उपस्थित हो जाएगा। घरेलू प्रताड़ना को रोका जा सकता है, अज्ञानता को ज्ञान में बदला जा सकता है। लेकिन यदि बच्चा बीमार है तो जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होता, भाई कैसे आपके स्कूल विद्यालय में पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर बीमारी जो है सबसे सटीक है कि हाँ सबसे मुख्य कारण बीमारी है। इसमें हम छात्र की हाजिरी को जो है, गैर हाजिरी को हाजिरी में नहीं बदल सकते, क्योंकि बच्चा जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो सबसे सटीक आंसर इसका बीमारी है। उम्मीद है आपने बीमारी इसमें लगाया होगा। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो हम देखें कि हमारे कितने क्वेश्चन जो है रिपीट हुए। तो 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से रिपीट हुए। और यदि आपको जो बच्चों ने जो एमसीक्यू की जो वीडियोस देखी हैं मेरी डली हैं, हालांकि कम ही लोगों ने देखी हैं, तो वो समझ भी पा रहे होंगे कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, 2 वीडियोस डली हुई हैं। एक में जो है हमने 2020 से 25 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको किया इस चैप्टर के, सॉरी इस सब्जेक्ट के। और एक में जो है हमने एक विशेष बुक से 125 एमसीक्यू उठाए थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पिछले 10 सालों से मिला जुला कर बनाए गए थे। तो उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। तो यहाँ पर 4 और क्वेश्चन रिपीट हुए। इसके बाद यदि हम देखें, सॉरी रिक्त स्थान ऊपर था, मैं इधर बता रहा था। तो रिक्त स्थान से हमारे 4 ऑप्शन रिपीट हुए। यदि हम एक वाक्य में देखें तो वृद्धि हम समझ चुके थे, तो ये भी रिपीट माना जाएगा। कौशल सुधार की 2 विधियाँ, हालांकि विधियाँ थोड़ा एक अलग से तर्क लग गया, लेकिन कौशल सुधार यानी स्किल तो हम समझ गए थे ना, LSRW स्किल्स होती हैं। तो इनमें सुधार तो थोड़ा तो तर्क आपको भी एग्जाम में लगाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये भी रिपीट ही है, जो हमने पढ़ा है वही आया है। खेल का अर्थ स्पष्ट करना, ये तो यदि आपने नहीं पढ़ा तब भी आप स्पष्ट कर चुके होंगे, तो ये भी आया है। और ये तो हम 3 या 4 बार कर चुके थे। तो यहाँ पर ये भी, तो 3 ये हो गए। प्रतियोगिता के प्रकार बताइए, चलो इसको हमें छोड़ देता हूँ, ये नहीं आया होगा। बाल श्रमिकों की समस्या, चलो ये तो हमने कई बार किया है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गए। 4 और 4 8 एग्जैक्ट, जिसने वो दोनों वीडियो देखी हैं उसके आ चुकी हैं। इसके बाद यदि हम विकल्प देखें तो परिपक्वता का अर्थ, चलो इसका परिपक्वता हम हालांकि समझ चुके थे कि परिपक्वता क्या होती है। तो यदि हमने इस तरीके से नहीं किया होगा तो दूसरे तरीके से हम परिपक्वता समझ चुके थे, तो हम उसको कर सकते थे। इसके बाद विशिष्ट गामक कौशल पढ़ा है, तो ये भी हमारा रिपीट है। इसके बाद अंतःक्रिया की प्रक्रिया, हमने जॉन डीवी को पढ़ा, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि हमने उनकी त्रिमुखी जो प्रक्रिया है वो नहीं पढ़ी, तो इसको मैं नहीं जोड़ूंगा। आक्रामकता को नहीं जोड़ूंगा और छात्र गैर हाजिरी को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि ये लॉजिकली क्वेश्चन थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये फंसे नहीं है तो आपसे बने नहीं हो, क्योंकि ये सब लॉजिक से क्वेश्चन हो रहे हैं ना। जैसे आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा से, इसको आपको थोड़ा लॉजिक लगाना था। गैर हाजिरी के कारण में आपको दिमाग लगाना था कि ऐसा क्या मेन कारण है जिससे छात्र उपस्थित हो ही नहीं सकता, तो वह सबसे सटीक आंसर इसका आप बीमारी लगा देते। इसके बाद अंतःक्रिया को नहीं जोड़ेंगे, हालांकि इन 2 क्वेश्चन को हम जोड़ेंगे। तो 10 क्वेश्चन, तो आप देखिए 15 में से यदि 10 क्वेश्चन आप 1.5 या 2 घंटे सिर्फ देखकर, आपको सिर्फ देखना था उसको और सुनते जाना था, बस इतना करना था। और 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर देते। और जो 5 क्वेश्चन है वो भी ऐसे नहीं कि नहीं बनेंगे, उनमें से भी 3 या 4 क्वेश्चन आप आसानी से बना ले गए होगे यदि आप लॉजिकली सोचते हो तो। तो यहाँ पर 13-14 क्वेश्चन आप आसानी से कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है। आप मुझे अपना स्कोर बताइए, आपने कितना स्कोर किया है। और यदि आपको इस बात पर डाउट आ रहा है कि मैंने इन सबको नहीं पढ़ा है, तो आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। दोनों वीडियो डली हैं इसकी, बाल अवस्था एवं बाल विकास की। उन दोनों वीडियो को देखिए, एक प्रीवियस ईयर वाली है और एक जो है एक बुक से एमसीक्यू उठाए गए हैं, 125 या 50 के लगभग जितनी भी हैं।
सारे के सारे रिपीट क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। जिसने भी इस तरीके से किए हैं उसके यहीं से देखो, ऑब्जेक्टिव ही आपकी जो है रिजल्ट को लगभग आधा तय कर देते हैं। यदि आपने यहाँ से 10 प्लस स्कोर कर लिया है तो अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी हो। भले ही आपसे क्वेश्चन नहीं बने होंगे, बहुत सारे आपने ऐसे ही लिख दिए होंगे जो थोड़ा बहुत आ रहा है, जैसे संवेग कितने प्रकार, ये तो बन गया होगा। संतुलित भोजन आपने लिख ही दिया होगा। संतुलित भोजन से समझ आए ना, जिसमें आहार का संतुलन हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से आपने उसको खोल कर लिख दिया होगा कि इन सबको एक संतुलित मात्रा में लेना। तो इस तरीके से आपने लिख दिया होगा, तो आपका ये 2 नंबर आ गए। और साक्षात्कार की विशेषता, यानी आपको इंटरव्यू की विशेषताएं लिखनी थी, इसमें आप लिख सकते थे कि इसमें मौखिक संवाद होता है, जिससे हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ सकते हैं। इस तरीके की 2 या 3 विशेषताएं आप इसमें बना के लिख सकते थे। इसके बाद हाथों से संबंधित गत्यात्मक कौशल पूछा था, तो हाथों से हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वो तो आपने लिख नहीं पाई हूँ। क्या हम हाथों से लिखते हैं, हम हाथों से खाना खाते हैं, तो यह सब गत्यात्मक कौशल हैं, ये तो आपने लिख ही दिए होंगे। पुरस्कार के प्रकार पूछे हैं, तो पुरस्कार के प्रकार भी आप लिख सकते हैं। स्वराघात से आप क्या समझते हैं, ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन है जो यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तभी कर पाएंगे। शाला त्याग का उपचार बताइए, यानी कि जो क्या होता है, स्कूल का त्याग हो जाता है, उसका क्या ऐसा तरीका निकालें कि शाला त्याग ना किया जाए, तो उसको भी आप थोड़ा अपने शब्दों में लिख सकते थे। प्रतियोगिता की विशेषताएं या कर सकते थे अथवा हम किशोर अवस्था की विशेषताएं, कितना सिंपल है। अब इसमें तो आप सब, हम सब किशोर अवस्था से होकर गुजरे हैं, तो हमें पता है किशोर अवस्था में क्या स्थिति बनती है। तो इसमें आप लिख सकते थे, इसे तनाव तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसमें जो है हमारे संवेगों में परिवर्तन होता है। इसके अलावा कई तरीके की जो है किशोर अवस्था में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें आप लिख सकते थे। हीरो वर्शिप का कंसेप्ट होता है किशोर अवस्था में, यानी कि व्यक्ति क्या करता है, जैसे टीनेज में आता है तो वह अपना किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उसे अच्छा लग रहा है, उसे अपना हीरो समझकर, उसे आइडियल बनाकर उसके हिसाब से चलने का कोशिश करता है। अब चाहे वह व्यक्ति नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे ने किस प्रकार से जो है अपनी शिक्षा या जो समाजी आसपास का समाज देखा उस बात पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आप किशोर अवस्था की विशेषताएं लिख सकते थे। या फिर बाल अधिकारों का हनन रोकने के लिए गठित समितियों का भी आप उल्लेख आसानी से कर सकते थे। हालांकि ये वाला तो ऐसा होगा यदि आपको नॉलेज है तभी कर पाओगे, लेकिन किशोर अवस्था की विशेषताएं तो आप कर ही सकते थे। तो उम्मीद है आपने अच्छा पेपर, काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं आया, सिंपल आया था, तो उम्मीद है आपके अच्छे से अच्छे नंबर इसमें आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जो है अब दूसरी जो आपका पेपर है, पेपर कोड 802, उसके एमसीक्यू डालूंगा, तो आप उसे अवश्य देखिए, क्योंकि आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बस हवा में मैंने डाल दी हैं, ये जो है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तब जाकर आपको ये चीज़ें मैं दिखा पा रहा हूँ या बता पा रहा हूँ या इतनी हिम्मत कर पा रहा हूँ कि ना तो मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, ना मेरे पास वीडियो का अच्छा साधन, फिर भी मैं आपको चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कंटेंट सही दे रहा हूँ। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।